नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब सुधर रही है। हफ्ते भर में दूसरी बार कोरोना के मामले एक दिन में 15,000 से कम दर्ज किए गए। रविवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़े सामने आए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 14,146 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 144 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 19,788 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 5,786 एक्टिव केस कम हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,40,66,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,52,124 लोगों की मौत हो गई और अच्छी बात यह रही कि अब तक 3,34,19,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख से कम हुई और ऐसे में कुल 1,95,846 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज जारी है। साथ ही बता दें कि केरल में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7,995 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पड़ोसी राज्य कर्नाटक में 264 और लोग संक्रमित पाए गए। केरल में नए मामले सामने आने के बाद अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर के 48,37,560 हो गई है। पिछले एक दिन में कोविड-19 से 57 और मरीजों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 26,791 पहुंच गई। बताते चलें कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 98.08% पहुंच गया है। एक्टिव केस की बात करें तो करीब 0.59% एक्टिव केसेस हैं, जबकि कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 10वें स्थान पर आ गया है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई। और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में 25 अक्टूबर को एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। भगवान बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 7 नए राज्य मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेशवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देने के प्रतिबद्ध सरकार पूरे राज्य में मेडिकल कॉलेजों को इस श्रृंखला को खड़ी कर रही है। योगी सरकार ने शनिवार को सिद्धार्थनगर के नवनिर्मित माधव प्रसाद त्रिपाठी राज्य स्वायत्त मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया कर्मियों से भी बात की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हुआ है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मेडिकल कॉलेजों की कतार खड़ी हो गई है। ऐसे में विगत वर्ष बस्ती मेडिकल कॉलेज और 2 वर्ष पूर्व बहराइच मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ किया गया था। वहां पर एमबीबीएस का दूसरा बैच चल रहा है और इसी प्रकार अयोध्या में भी मेडिकल कॉलेज सेवाप्रदायी है। इस मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल, छात्रावास, स्टाफ आवास की सभी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है और फैकल्टी भी पूरी है। कुल मिलाकर ये मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के पहले सत्र के लिए अब तैयार हो चुका है। ऐसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से न केवल सिद्धार्थनगर बल्कि बलरामपुर, महाराजगंज और पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह में उनके भव्य अभिनंदन के लिए बुद्ध की ये धरती तैयार है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवरिया, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोरखपुर बस्ती मंडल में मेडिकल कॉलेज के नाम पर एकमात्र गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज था और गोरखपुर में एम्स भी अब बनकर तैयार है। अगले 1-1.5 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों को इसका उद्घाटन भी उनके जरिए किया जाएगा। केरल के दक्षिण और मध्य हिस्से में अब भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर अचानक बाढ़ आ गई है और इस तरह से हालात अब काफी खराब हो चले हैं। कई स्थानों से भूस्खलन से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लगातार हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर संभव मदद करेगी। गृह मंत्री ने ट्वीट किया कि हम भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं।
केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही बचाव कार्यों में मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें पहले भी भेजी जा चुकी हैं। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जा रही है और केरल में बारिश के कारण भयावह हुई स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार को राहत और बचाव कार्य के लिए सेना से मदद का अनुरोध करना पड़ा है। बारिश के चलते अलग अलग घटनाओं की वजह से केरल में कई लोग घायल हुए, जबकि कई विस्थापित हुए हैं। इस दौरान राज्य के अधिकतर बांध अपनी पूरी क्षमता से भर चुके हैं। भूस्खलन की वजह से पहाड़ों से बसे कई छोटे कस्बे और गांव दुनिया से कट गए हैं। बाढ़ के ऐसे भयावह हालात के बीच अब रविवार को और सोमवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात ये हैं कि प्रदेश में रेस्क्यू और बचाव के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। सेना की एक टुकड़ी कोट्टायम में तैनात की गई, जबकि दूसरी टुकड़ी जो है त्रिवेंद्रम में तैनात की गई है। एनडीआरएफ की 7 टीमें भी राहत बचाव कार्य में लगाई गई। ऐसे में एयरफोर्स को फिलहाल तैयार रहने को कहा गया है। इस दौरान MI-17 और सारंग हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर अलर्ट है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां दशहरे के बाद अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। मौसम बदलने के साथ ही लोगों को भले ही गर्मी से राहत मिल गई हो, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए सर्दियों की आहट राहत से ज्यादा आफत का कारण बन जाती है। हालांकि आज हल्की बारिश से प्रदूषण में मामूली कमी जरूर आएगी, लेकिन एक बड़ी आबादी के लिए टेंशन अभी भी बरकरार है। दिल्ली में हर बढ़ते दिन के साथ ही बढ़ते प्रदूषण से माथे पर लकीरें गहरी हो रही हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अब 4 अक्टूबर को AQI 91 था, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है, जो एक हफ्ते बाद यानी 11 अक्टूबर को बढ़ करके 166 हो गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लोगों से मदद से प्रदूषण के खिलाफ ये मुहिम छेड़ने का ऐलान भी कर दिया है। 18 अक्टूबर यानी सोमवार से इस अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत केजरीवाल ने लोगों से रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ी बंद करने और हफ्ते में एक दिन कार न चलाने की अपील भी की। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी प्रदूषण को लेकर प्रशासन हरकत में नजर आ रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने भी प्रदूषण के खिलाफ कमर कस ली है। साथ ही ग्रेटर नोएडा को 8 जोन में बांटकर अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। जोनल अधिकारी निर्माणाधीन जगहों की निगरानी के साथ साथ यातायात पर भी नजर रखेंगे। बताते चलें कि दिल्ली और आसपास के शहरों के लिए प्रदूषण समस्या भी है और इससे निपटना एक बड़ी चुनौती है। 2020 में दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 22 भारत के शहर थे। ऐसे में दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो ऐसे में भारत भी शामिल है, जिसके अधिकतर शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है, बुलंदशहर तीसरे, नोएडा छठे और दिल्ली 10वें नंबर पर पहुंच गया है। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को शुरू हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखी गई थी, लेकिन सरकार के आग्रह के बाद अब हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को श्रद्धालुओं की संख्या से प्रतिबंध हटा दिया है। प्रतिबंध हटाने के बाद से चारों धाम में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों, व्यापारियों समेत तीर्थ पुरोहित काफी खुश नजर आ रहे हैं। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक चारों धाम में 1,30,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। साथ ही सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ धाम में दर्ज की जा रही है। केदारनाथ धाम में रोजाना 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और वहीं बद्रीनाथ धाम में यह आंकड़ा 3,000 से ऊपर पहुंच गया है। बताते चले कि यमुनोत्री पर भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली, जहां पर रोज दर्शन के लिए गंगोत्री में भी लगभग 1,200 यात्री आ रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा होगा। वहीं चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि तय कर ली गई है और विजयदशमी के दिन चारों धाम के कपाट बंद होने की तिथि का ऐलान किया गया। इस दौरान बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शाम को 6:45 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को सुबह 11:45 पर बंद होंगे और वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के दिन 6 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। आगे आपको बता दें कि केदारनाथ की शीतकालीन पूजा उखीमठ में की जाती है और बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा पंडुकेश्वर में और जोशीमठ में की जाती है।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने काउंसलिंग कर दी है। बता दें कि इस दौरान आर्यन ने एनसीबी अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वो गरीबी और गरीबों के कल्याण के लिए काम करेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे भविष्य में उनके नाम पर कलंक लगे। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े सहित अधिकारियों द्वारा परामर्श के दौरान आर्यन ने कहा कि उनकी रिहाई के बाद वो गरीबों के सामाजिक और वित्तीय उत्थान के लिए काम करेंगे और कहीं भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उन्हें गलत कारणों से प्रचारित कर सके। एनसीबी सूत्र ने बताया है कि आर्यन ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा जिससे आपको मुझ पर गर्व होगा। बता दें कि आर्यन खान इन दिनों ड्रग्स मामले में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्होंने 15 अक्टूबर को अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात भी की थी। ऐसे में आर्यन खान से मिलने उनके मम्मी पापा जेल नहीं आए, बल्कि ऑडियो पर अपने लाडले से बात की। जेल अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि शाहरुख खान और गौरी खान से आर्यन की बात करवाई गई थी। आर्यन ने करीब 10 मिनट तक अपने पेरेंट्स से बात की। पिछले साल ही कोरोना काल के दौरान वो जेल में वीडियो कॉल की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी, जिससे कैदी अपने घर वालों से बात कर सके। आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक अभी भी ऑर्थर रोड जेल में ही अपने दिन व्यतीत करने होंगे। उसके बाद पता चल पाएगा कि आर्यन खान की बेल होगी या फिर जेल। मुंबई सेशन कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन खान की जमानत के फैसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान अपने मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर बात करते हुए भावुक भी हो गए और फूट फूट कर वो रोने लगे थे। ऐसे में उनकी मां गौरी और पिता शाहरुख खान भी अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाए और उनका दर्द भी छलक आया। तो वहीं आईपीएल की बात करें तो आईपीएल 2021 में लीग क्रिकेट के रोमांच के बाद आज से अब टी20 में इंटरनेशनल तड़का लगने वाला है और आज से यूएई में और ओमान में क्रिकेट के महाकुंभ टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। टूर्नामेंट में सुपर 12 की 4 अन्य टीमों का फैसला करने के लिए आज क्वालिफायर राउंड की शुरुआत हो रही है। इस राउंड में आज पहला मुकाबला ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। दोपहर को 3:30 बजे ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में यह मुकाबला होगा। इसके साथ ही अब शाम को 7:30 बजे इसी मैदान पर बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा। सुपर 12 में आईसीसी और टी20 रैंकिंग के आधार पर टीम इंडिया समेत 8 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि 4 अन्य टीमों का फैसला 8 टीमों के बीच आज से शुरू हो रहा है। बताते चले क्वालिफायर राउंड से यह फैसला होगा और इन 8 टीमों को ग्रुप ए, ग्रुप बी में रखा गया है। आज ग्रुप ए के दोनों मैच खेले जाएंगे और वहीं कल ग्रुप बी में आयरलैंड का मुकाबला नीदरलैंड से और श्रीलंका का मैच नामीबिया से होगा। इस दौरान आपको बता दें कि इन दोनों ग्रुपों को टॉप की 2 टीमें सुपर 12 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और ऐसे में भारत को टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के साथ ग्रुप 2 में रखा गया है। क्वालिफायर राउंड के बाद इसमें ग्रुप बी का विजेता टीम और ग्रुप ए की रनर अप टीम भी शामिल हो जाएंगे। तो वहीं इस ग्रुप में एक वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें भी शामिल हैं। बताते चलें क्वालिफायर राउंड के बाद इसमें ग्रुप ए की विजेता टीम और ग्रुप बी की रनर अप टीम भी शामिल हो जाएंगे। टूर्नामेंट के विजेता का फैसला 14 नवंबर को दुबई में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में होगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।